नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितिहरवा से मैंने जन सुराज पदयात्रा जो शुरू की है, उसको करीब करीब आज 225 दिन हो गए। पिछले 225 दिनों में गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए मैं वैशाली में पिछले पदयात्रा, यहाँ से हम मोरवा होकर समस्तीपुर में जाएंगे। अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं कर देता हूं, बाद में आप अपने सवाल कर सकते हैं। पिछले 225 दिनों में जो पैदल हम लोग चले हैं, करीब करीब 2500 से ज्यादा गांवों में पैदल चल के गए। लोगों के साथ बहुत लंबा समय भी बिताया है। जैसा आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ हम लोग पैदल तो चल ही रहे हैं, लेकिन जहां रुकते हैं वहां सुबह शाम पूरे दिन लोगों से मिलते हैं, ताकि वहां के विषयों को के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बेहतर समझ हो सके। तो अभी तक की जो समझ है, बिहार की जनता की नजर में बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो आपको पहले से पता है। आपको ये पता होगा कि बेरोजगारी और पलायन बड़ा विषय है, लेकिन इसकी विकरालता का जो अनुभव है, इसका जो सामाजिक आर्थिक पहलू है, इसकी समझ जब आप गांव में जाते हैं तभी समझ में आती है बात। बिहार के ज्यादातर गांव में, जैसा मैंने आपको बताया, 2500 गांव में मैं गया हूं। ज्यादातर गांव में 50 से 60% युवा कहीं न किसी कारण से अपने परिवार, गांव, पंचायत छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। चाहे आप मजदूरी करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं, गांव में आपको ज्यादातर बच्चे मिलेंगे और महिलाएं मिलेंगी और बूढ़े लोग मिलेंगे। जो नवयुवक है वो गांव में रह ही नहीं रहा है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों के लिए समस्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे कि पलायन सिर्फ गरीबों के लिए मुद्दा नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बिहार के गांव में इतनी ही बड़ी समस्या है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है, लेकिन जो समृद्ध लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहां पर भी लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार, नौकरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जाना ही जाना है। तो सामाजिक तौर पर एक जो नई बात मुझे समझ में आ रही है कि बिहार में परिवार का एक साथ रहने की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी और बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। कोई होली दशहरा में या कोई परिवार में अगर कोई शादी विवाह है तभी लोग साथ में आते हैं। बाकी अगर चाहे आप गरीब है या अमीर है, सबको बाहर जाना है। दूसरी जो बड़ी बात है रोजगार की, बेरोजगारी भी फिर गरीबों का ही सिर्फ मामला नहीं है। जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो यहाँ बड़े किसान हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों की रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। पढ़े लिखे लोगों के पास भी रोजगार नहीं। तो दोनों ही, पलायन और बेरोजगारी, ये सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे बिहार का हर परिवार किसी तरीके से प्रभावित है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, हम लोग देख रहे हैं, वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में खेती करने वाले या खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बिहार में आज किसानों की जो हालत है, लोग गांव देहात में अपना बताते हैं कि पहले 2-4-5 साल खेती करके आप मेहनत मजदूरी करके 1-2 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा, 1 बीघा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके यहाँ कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 बरस खेती कीजिएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन आपको बेचना पड़ेगा। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई शादी विवाह आ जाए, तो आपको जमीन बेचना ही बेचना है। किसानों की जो यहाँ हालत है, उसकी मेन वजह जो हम लोग अभी तक समझ में आई है, वो 3 बातें। पहला सबसे बड़ी समस्या स्ट्रक्चरल बिहार में है, खेती से जुड़ी हुई, वो है भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 75 साल में बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह से बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 60% लोग
ऐसे हैं ग्रामीण बिहार में जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है। ये लाखों एकड़ भूदान में जमीन जो दान दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन लिया गया, और सारे समाजवाद के चर्चा और बात नारों के बाद भी 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जिन 40% लोगों के पास जमीन है, किसानों के पास, उनमें से 90% मतलब 40 में करीब 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। जो यहाँ किसान है वो बहुत छोटा और मार्जिनल किसान है। बिहार में जो खेती हो रही है वो खेती कमाने वाली नहीं है, वो खाने वाली खेती है। कैश क्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप धान, ज्यादातर किसान यहाँ धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं ताकि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि खेती करके कोई आपको आमदनी करना है, पैसा कमाना है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ 4 से 5% किसान ही खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी किसान या तो खेती करके अपने परिवार का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में वो मजदूर हैं। दूसरी किसानी की जो बड़ी समस्या है किसानों की, वो है जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है। बिहार में 50% जो खेती योग्य जमीन है उसमें बाढ़ की संभावना है, वो बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जो बाकी का 50% है उसमें भी या तो सूखा है या फिर नदियों का जल कटाव है, और सिवान, छपरा, वैशाली जैसे जिलों में जल जमाव की जो समस्या है, आप लोग भी जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन, जिसको चवर आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं, अगर 7 जिले का ही मैं मिला दूं तो हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है। तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कोई बेहतर प्रयास नहीं होने की वजह से या तो किसान बाढ़ से प्रभावित है या फिर लो लाइंग एरिया जो है वहां चवर जल जमाव से प्रभावित है, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है चंपारण वाले, जहां नेपाल से जो लगता हुआ एरिया है, वहां पर नदियों के जल से जो कटाव है या नदियों के रुख के बदलने से जो लोगों का नुकसान है, हजारों एकड़ जमीन, नदी ने अपना रास्ता बदला, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया। तो पहला भूमि सुधार का लागू न होना, दूसरा सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना, और इसके साथ जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिलना। मैं पिछले 7 महीने से जब चला हूं, इसमें ये वो समय है जब धान की, गन्ने की कटाई हुई है, गेहूं की भी अभी कटाई हुई है। धान को लेकर जो लोगों की यहाँ का जो आंकड़ा है, ज्यादातर लोग 20-50 रुपए के आधिकारिक मूल्य के अगेंस्ट लोगों ने धान अपना 1200 से 15 रुपए के दर से बेचा है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा बिहार में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर बहुत चर्चा करते हैं पंजाब के किसानों की। तो आपको बता दूं, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% से ज्यादा धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं, दूसरे किसी फसल के खरीद की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपके पास जमीन की व्यवस्था बेहतर है नहीं, सिंचाई जल संसाधन जल प्रबंधन की व्यवस्था है नहीं, और जो आप उपजा रहे हैं उसका दाम आपको मिल नहीं रहा है, तो किसान की स्थिति सुधरेगी कैसे? इसके साथ एक जो तात्कालिक समस्या किसान बता रहे हैं वो है यूरिया की कालाबाजारी। यूरिया यहाँ पर 277 के मुकाबले 500-600 रुपए प्रति बोरा ही लोगों को मिल रहा है, और वो भी समय से और समुचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र लगते हुए हैं वहां पर यूरिया का दाम 1000 से 1200 रुपया भी प्रति बोरा है। यूरिया की जो किल्लत है इसमें सब शामिल है। केंद्र सरकार से कम यूरिया आ रहा है, यहाँ पर जो यूरिया आ रहा है वो बड़े पैमाने पर नेपाल स्मगलिंग होके जा रहा है, और बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिया की ये समस्या है। शिक्षा